हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई सी श्रेय गुप्ता। आज हम चालू कर रहे हैं दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही नए हेड ऑफ इनकम, जिसका नाम है कैपिटल गेन्स। अभी तक हमने जो भी हमारा डिस्कशन हुआ सब हेड ऑफ इनकम्स के ऊपर ही हो रहा था। कितने हेड ऑफ इनकम्स बताए थे मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में? 5। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो अभी कवर किया है हमने। फिर नेक्स्ट अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन्स। तो ये हमारा कैपिटल गेन्स का आज ये जो लेक्चर है कैपिटल गेन्स के ऊपर रहने वाला है। कुछ आगे के कुछ लेक्चर्स में हम चर्चा करेंगे कैपिटल गेन्स के ऊपर। फिर कैपिटल गेन्स क्या होता है? कैपिटल गेन्स क्या होता है? कैपिटल गेन्स 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 तो समझ में आता है कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। लेकिन ये कैपिटल क्या चीज़ है साहब? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ है, ये हेड ऑफ इनकम आपका जो है, इसके ऊपर टैक्स कब लगता है, कैसे लगता है, उसके ऊपर जरा हम चर्चा करेंगे। अब हाउस प्रॉपर्टी में हमने ये डिस्कस किया था कि जो आप प्रॉपर्टी से कोई किराया कमाते हो उसके ऊपर टैक्स लगता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी हेड में क्या डिस्कस किया था कि सैलरी से कोई आप इनकम कमाते हो तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरी हेड में। बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो भी आपका बिजनेस से कोई प्रॉफिट्स होते हैं वो बिजनेस में चले जाते हैं हमारे। अदर सोर्स, जो जहां कुछ भी नहीं बचता वो अदर सोर्स में। उसकी हालांकि छोटी मोटी अपनी खुद की भी एडजस्टमेंट्स हैं, खुद की भी इनकम है, लेकिन जो मोटा मोटी समझ में आता है कि कहीं भी नहीं जाएगा वो जाएगा अदर सोर्स में। तो कैपिटल गेन की कौन सी इनकम जाएगी साहब? ये कैपिटल गेन में कौन सी इनकम जाएगी, जरा सोच के तो बताना। जरा ये हेडलाइन पे गौर करो एक बार, जरा हेडलाइन पे गौर करना जरा, क्या है ये पीछे आ रही है हेडलाइन आपके पास? ये लो, ये लो। क्या कहता है ये कहता है कि सोनम कपूर आहूजा सेल्स बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स फ्लैट फॉर 32.5 करोड़ रुपए। इसने अपना फ्लैट बेचा है मैडम ने 32.5 करोड़ रुपए का। मान लीजिए अच्छा, इसका मेन बिजनेस क्या है, मेन काम क्या है इसका? मैडम का मेन काम क्या है इसका? इसका मेन काम है फिल्मों में एक्टिंग करना। एक्टिंग कितनी कैसी है, किस क्वालिटी की है, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार मुंह खुल गया तो फिर क्या क्या निकलेगा आपके मुंह से भी और मेरे मुंह से भी हम सबको पता है। तो इस वजह से इन मैडम की एक्टिंग के ऊपर तो हम कोई चर्चा करने वाले हैं नहीं। लेकिन इनका मेन बिजनेस क्या है? एक्टिंग करने का। क्या प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना मेन बिजनेस है क्या? मेन बिजनेस नहीं है। वैसे ही मेन बिजनेस कुछ और है। वैसे ही एक प्रॉपर्टी खरीद ली इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए कि चल 25 करोड़ रुपए का मकान खरीद लेती हूं, जब थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी इसकी तो मैं मकान आगे जाके हम बेच देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। मेन बिजनेस कुछ और है, मेन बिजनेस एक्टिंग करना है, वहां से पैसे आ रहे हैं। ये तो सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी, 25 करोड़ की खरीद ली, बाद में 32.5 करोड़ रुपए की जब उसकी वैल्यू हो गई है 2 3 4 5 साल बाद जाके, तो मैंने वो प्रॉपर्टी अपनी बेच दी। मेरा मेन बिजनेस मकान खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मेन बिजनेस कुछ और है। ये सिर्फ मैं पार्ट टाइम एज ए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी काम कर रहा हूं। मकान खरीद रहा हूं, प्लॉट खरीद रहा हूं। आप लोगों ने सबने देख रखा होगा, कोई इंसान जॉब में है फॉर एग्जांपल, धीरे धीरे करके उसने एक पैसे इतने इकट्ठा कर लिए कि उसने एक मकान खरीद लिया इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, बाद में उसने जाके वो मकान आगे बेच दिया। कोई दुकानदार है, बिजनेस है, बिजनेस की इनकम है, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करे, प्रॉफिट जो आ रहा था वो इकट्ठा करना चालू करा, सामने कहीं प्लॉट दिखाई दे के अच्छा सा, वो प्लॉट खरीद लिया, 4 साल बाद जब उस प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई तो वो प्लॉट बेच दिया। ये जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हैं, मकान खरीदना, उसको आगे जाके जब वैल्यू बढ़ जाए तो बेच देना, लैंड खरीदी, वैल्यू बढ़ गई, बेच दी, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हैं जो आपके मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है। आपकी मेन जहां से सोर्स ऑफ इनकम आ रही है उसका पार्ट ये नहीं है। वहां से जो आप जो अपनी इनकम कमाते हैं वो इनकम कौन से हेड में जाएगी? कैपिटल गेन के हेड में चली जाएगी साहब।
ध्यान देना हमेशा इस बात का कि आपका मेन काम प्लॉट खरीदना और प्लॉट बेचना नहीं है। आपका मेन काम घर खरीदना घर बेचना नहीं है। मेन काम कुछ और है। हो सकता है आप सैलरीड क्लास हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो, कुछ और काम हो, कोई रेंटल वगैरह आप लेते हो, कहीं से किराया खाते हो आप, मेन बिजनेस कुछ और है। लेकिन यहां पे आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मकान खरीदा, मकान बेचा, तो उससे ये जो बाइंग एंड सेलिंग के बीच में ये जो प्रॉफिट आपका आएगा, ये प्रॉफिट आपका दोस्तों टैक्सेबल रहेगा कैपिटल गेन्स के अंदर। इस पूरे टॉपिक में हम यही चर्चा करेंगे कि कितना टैक्सेबल होगा, क्या क्या रेट्स, किन किन रेट्स पे टैक्सेबल होगा, कितने टाइम के। एक ये भी होता है इसमें कि शॉर्ट टर्म है तो अलग रेट, लॉन्ग टर्म है तो अलग रेट। कितनी कॉस्ट जो मैं माल खरीद रहा हूं भाई, बेसिकली टैक्सेबल क्या होगा, सेल प्राइस। अगर नॉर्मल बात करो तो सेल प्राइस माइनस जितने से मैंने एक्वायर किया है वो। अब ये वैल्यू कितनी ऊपर दिखा सकते हैं, ये वैल्यू कितनी नीचे दिखा सकते हैं, इन चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं साहब इस टॉपिक में। ये डिस्कशन का टॉपिक रहेगा हमारे कुछ लेक्चर में, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, मजेदार टॉपिक है, रियल लाइफ से बहुत बहुत रेलिवेंस है। आप समझ ही गए होगे कि कभी ना कभी आप भी कोई ना कहीं लैंड खरीदोगे। हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है आज की डेट में। आपके पुरखे भी होंगे, उन्होंने भी, आपके दादा परदादा ने भी अपने जमाने में जमीनें खरीदी होंगी, जमीनें बेची होंगी, उनके हाथ में भी क्या लगता होगा, कैपिटल गेन का टैक्स लगता होगा साहब। तो ये डिस्कशन हम करेंगे इस पूरे टॉपिक में। चलिए इस डिस्कशन को आपके साथ और फॉरवर्ड लेके जाते हैं, स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन्स के लिए। कैपिटल गेन्स कब लगता है, और कैपिटल गेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि कैपिटल एसेट आपके पास होना चाहिए साहब। एक कैपिटल एसेट आपके पास होना चाहिए। आओ जरा इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं इसको, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आओ जरा जैसे जैसे जो मैं बोलता जा रहा हूँ वही वही पढ़ो आप। इसका सबसे पहले तो हमें देखना है कि चार्जिंग सेक्शन क्या है। जैसे कि मैं हर हेड ऑफ इनकम की बात करता हूं कि कौन सा चार्जिंग सेक्शन है। पीजीबीबी में क्या था, सेक्शन 28, इसमें कौन सा आएगा, सेक्शन 45। सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन्स का। वो हमें ये बताता है कि कैसे कैसे टैक्स लगना है, कौन कौन सी इनकम पे कैपिटल गेन का टैक्स लग जाएगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब कुछ बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 45 को ये ताकत देता है कि बेटा तू जा और तू जो भी कैपिटल गेन की इनकम तेरे को दिख जाए वो पकड़ के उसके ऊपर टैक्स लगा दे। ये पॉइंट है। सेक्शन 45 को ये अथॉरिटी मिली हुई है कि कैपिटल गेन की इनकम के ऊपर वो टैक्स लगा दे। ये चार्जिंग सेक्शन है सब। सेक्शन 45 का एक बार ये पढ़ लो जरा कि क्या कहता है। ये कहता है कि, एक मिनट जरा, सेक्शन 45 ये वाला प्रोवाइड्स दैट एनी प्रॉफिट एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। आपके पास कोई कैपिटल एसेट था। अब ये लाइन दो लाइन पढ़ के दो तीन चीजें हमें समझ में आई। पहली चीज क्या समझ में आई यहां पे, पहली चीज सर हमें ये समझ में आई कि एक वर्ड है ट्रांसफर, ठीक है। ये कुछ चीजें समझ में आई कि प्रॉफिट गेन हो रहा है आपको, किस वजह से हो रहा है, ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। अभी ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर में क्या क्या आता है, क्या सेल करना ही ट्रांसफर है या कुछ और भी ट्रांसफर में आ जाता है, इसके बारे में आराम से चिंतन करेंगे, डिस्कशन होगा। अभी सिर्फ कैपिटल गेन के नाम का लिफाफा क्या उसकी स्टेपलर पिन खोली है, अभी तो पूरी चिट्ठी पढ़ना बाकी है। प्रॉफिट गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ क्या, कैपिटल एसेट। एक कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा तभी कैपिटल गेन लगेगा। इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। मतलब अगर ये तीन लाइन का क्रक्स निकाला जाए तो ये तीन लाइन कहती है कि भाई सबसे पहले ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर भी वो भी किसी कैपिटल एसेट का होना चाहिए। अगर किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा तो ही उसके ऊपर जो प्रॉफिट गेन आएंगे उसके ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा। ये कहता है सेक्शन 45। तो ये दो चीजें हमें देखेंगे कि कैपिटल एसेट का क्या मतलब है और ट्रांसफर का क्या मतलब है।
आओ जरा देखते हैं धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले नए टॉपिक के ऊपर चालू करते हैं कि कैपिटल एसेट का क्या मतलब है साहब। ट्रांसफर बाद में जाके पढ़ेंगे, सबसे पहले देखते हैं कैपिटल एसेट क्या होता है। ये टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेक्शन 45 ये कहता है कि अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन्स लग जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल ही ना करे, तो अगर मैं उसका ट्रांसफर कर दूं तो क्या उसके ऊपर कैपिटल गेन माय डियर लगना चाहिए? क्या उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा? उसके ऊपर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। लगेगा किसके ऊपर? इनकम टैक्स किसके ऊपर लगेगा? कैपिटल एसेट अगर होगा और उसका ट्रांसफर होगा तो उसके ऊपर लग जाएगा। अब कैपिटल एसेट क्या क्या है आओ जरा देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। एसएससी के पास किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी है वो उसका कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे ना हो, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो तो भी मान लिया जाएगा। पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो तो भी मान लिया जाएगा साहब। तो पर्सनल प्रॉपर्टी है सर, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फोन है, मान लीजिए मेरे पास पर्सनल प्रॉपर्टी में ये रिमोट भी है, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन है, तो क्या ये भी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी माना जाएगा? पर्सनल प्रॉपर्टी तो मेरे पास ये अपने कपड़े हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए का सूट पहन रखा है मैंने, तो क्या ये भी पर्सनल प्रॉपर्टी माना जाएगा? चश्मा भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, क्या ये भी बेचूंगा तो मैं इस पर टैक्स लग जाएगा क्या? सर फोन तो मैं कई बार बेच चुका हूं, अपने जिंदगी में कई बार फोन बेच चुका हूं, दुकान पे जाता हूं खरीद लेता है मेरे से फोन, कल को ये फोन बेचूंगा तो क्या ये भी कैपिटल एसेट है? क्या इसके ऊपर भी मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्या? आओ जरा चेक करते हैं कि कैपिटल एसेट है कि नहीं। अभी तक हमने क्या बात करी है कि कोई भी इंसान की कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे उसको बिजनेस में इस्तेमाल करता हो या इस्तेमाल ना करता हो, वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन आओ जरा ये पॉइंट ये क्या कहता है, हाउ एवर इट डज नॉट इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड नहीं करता? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड बोले तो फॉर एग्जांपल अभी आपने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे बिजनेस से रिलेटेड ना हो। फॉर एग्जांपल आप तो जानते ही हो कि मेरा अपना खुद का एक एक्सपोर्ट हाउस है मेरा खुद का अपना, तो हमारे लिए मेरा स्टॉक क्या होगा? जो मैं कपड़े के थान खरीदता हूं, कपड़े के जो थान मैं खरीदता हूं वो मेरा क्या हो गया? स्टॉक, रॉ मटेरियल्स का स्टॉक। उसको प्रोसेस करके मैं फिनिश्ड गुड्स बना देता हूं, फिनिश्ड शर्ट वगैरह बनाता हूं मैं जैसे, तो फिनिश्ड गुड्स का भी स्टॉक होगा मेरे पास। अब कल को मान लो ये जो स्टॉक है मैं मार्केट में जाके बेचता हूं, अब तुम प्रॉफिट एंड गेन वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, मैं कल को अपना ये जो शर्ट है फिनिश्ड गुड्स कल को मैं मार्केट में जाके बेचता हूं, तो मेरे ऊपर कौन से हेड में इनकम टैक्स लगना चाहिए? बिजनेस वाले में कि कैपिटल गेन्स वाले में? अब तो बता दो। टैक्स लगना चाहिए बिजनेस वाले में, जाहिर सी बात है। तो जब गवर्नमेंट से मेरा ये सवाल है कि जब मैंने बिजनेस वाले में अपना टैक्स वहां पे दे दिया, जब मैंने बिजनेस हेड में अपना टैक्स दे दिया, तो साहब मेरे से दोबारा से आप कैपिटल गेन से क्यों ले रहे हैं टैक्स? बिजनेस हेड में मैं अपना स्टॉक बेचता हूं, वहां पे मैं अपना टैक्स बिजनेस हेड में दूंगा, मेरा नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो मैं कैपिटल गेन में वापस से क्यों टैक्स दूंगा? तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जितनी भी है, जो भी प्रॉपर्टी आप बिजनेस के लिए उसको इस्तेमाल करें कि ना करें, उसको हम कैपिटल एसेट मानते जरूर हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि स्टॉक बेच के जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस का प्रॉफिट होता है, तो उसको एक बार यहां से हटा दो, तो स्टॉक जो है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक बार हट जाएगा माय डियर। आओ नेक्स्ट, जो आपका सवाल था कि मैंने फोन भी कई बार बेच चुका हूं, कभी कभार मैं अपनी टी शर्ट उतार के किसी को बेच देता हूं। फॉर एग्जांपल ये क्रिकेटर्स वगैरह क्या करते हैं, इन्होंने किसी फिल्म में या जैसे क्रिकेटर्स का क्या है कि किसी मैच में कोई खेला, इन्होंने अच्छा वर्ल्ड कप जीत लिया किसी मैच में, वो टी शर्ट पहन के, बाद में उस टी शर्ट की नीलामी हो जाती है, समझते हो ये बात को? कभी आपने सुना भी होगा। तो अब वो जो नीलामी से मान लीजिए उस क्रिकेटर को पैसे मिले, क्योंकि बेचा क्या है उसने? बेची है अपनी पर्सनल इफेक्ट की चीजें,
मैंने कहा था पर्सनल प्रॉपर्टी, तो टी शर्ट भी एक तरह से पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। वो पर्सनल प्रॉपर्टी उसने बेची और पैसे ले लिए, क्या उसके हैंड्स पे टैक्सेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, मैं मार्केट में जाकर अपना ये फोन बेच देता हूं, 50,000 का लिया था 20,000 का बेच देता हूं, क्या मेरे हैंड्स में 20,000 रुपए टैक्सेबल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3, मैंने एक फ्रिज खरीदा, मैंने 10-15 साल उसको यूज किया और बाद में उस फ्रिज ने पानी ठंडा करना बंद कर दिया। जैसे ही उसने पानी ठंडा करना बंद कर दिया, मेरा दिमाग गर्म होना चालू हो गया और मैंने उठा के वो फ्रिज बेच दिया। आप कहते हो कि पर्सनल इफेक्ट की चीजें हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी भी है, तो कैपिटल एसेट में हो जाएगा। तो क्या इस फ्रिज के ऊपर भी इनकम टैक्स लगना चाहिए जो मैं बेच रहा हूं? ये 3 क्वेश्चन है, इसका जवाब अब देखते हैं क्या होना चाहिए। आओ, सेकंड पॉइंट कह रहा है पर्सनल इफेक्ट की चीजें। पर्सनल इफेक्ट्स दैट इज टू से, पर्सनल इफेक्ट्स दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब कोई भी ऐसा वस्तु जिसको मैं मूव कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है मेरा, इसको मैं इधर से इधर रख सकता हूं, मैं अपने डायरेक्टर साहब को दे सकता हूं जाके, मूवेबल है सब। गाड़ी मूवेबल है, कैमरा मूवेबल है, टेबल चेयर फर्नीचर मूवेबल है। तो कह रहा है कि पर्सनल इफेक्ट की चीजें जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग एपरल, टी शर्ट, क्रिकेटर की टी शर्ट आ गई ना यहाँ पे, वियरिंग एपरल एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी या उसके किसी फैमिली मेंबर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो आपका कैपिटल एसेट का पार्ट वहां पे नहीं बनता। पर्सनल इफेक्ट की चीजें हो इंक्लूडिंग कोई वियरिंग एपरल हो, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो जो या तो एसएससी ने खुद ने रख रखी हो या उसके किसी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के पास हो, वो अगर मार्केट में उसको बेचने जाएगा उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता और उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक बहुत बड़ा रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है दोस्तों, नहीं तो आप सोचो कितनी टेंशन हो जाती नॉर्मल लोगों को। यार ये सब नॉर्मल चीजें हैं, मैं मोबाइल मार्केट में बेचना चाहता हूं, ये फोन पुराना हो गया, मैं मार्केट में बेचना चाहता हूं और उसके ऊपर आप कहोगे कि इनकम टैक्स लग जाएगा। मान लो मेरी 2.5 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट में ही मैं उसके नीचे रहता हूं मैं, और मैं यहां फोन बेचूंगा, आप कहोगे नहीं जी आपकी इनकम है। मैं फ्रिज बेचूंगा, आप कहोगे मेरी इनकम है। मैं अपने घर की कबाड़ कल को मैं कबाड़ बेच दूंगा, आप कहोगे जो कबाड़ से जो पैसा कमा रहे हो आप, कबाड़ी वाला जो आपको पैसे देके जाता है वो भी आपकी इनकम है। 30 रुपए देके गया ना, वो 30 रुपए की रद्दी बेची आपने, वो भी आपकी इनकम है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि यार एक ऐसा करना पड़ेगा, कैपिटल एसेट को जब आप ट्रांसफर करते हो तो आपका कैपिटल गेन लगता है ना। अब इस कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में से कुछ चीजें हम हटा देते हैं, ये पर्सनल इफेक्ट की चीजें हम हटा देंगे तो आपका कैपिटल गेन इन चीजों के ऊपर नहीं लगेगा। आप अपनी लाइफ एंजॉय करिए, आपको फोन बेचना है, फ्रिज बेचना है, आप जाइए अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, बेच दीजिए, आपके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन उस केस में वहां पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये कैपिटल एसेट का पार्ट ही नहीं है। एसेट तो है लेकिन ये कैपिटल एसेट का पार्ट ही नहीं है। सरकार, सर आप कह रहे हो पर्सनल इफेक्ट की चीजें, मैं कहा हाँ जी बिल्कुल। तो पर्सनल इफेक्ट में मुझे एक बात बताओ, मेरी जब शादी हुई तो मेरी सासू मां ने मुझे 50 लाख रुपए की ज्वेलरी दे दी। सर आप तो लड़के हो, आपको ज्वेलरी दे दी। हाँ मैं बप्पी लहरी को बहुत मानता हूं, मैं बप्पी लहरी साहब का भक्त रहा हूं। मेरी सासू मां ने बोला कि लो बेटे ये 50 लाख रुपए की ज्वेलरी आप ले लो। अब ये 50 लाख रुपए की ज्वेलरी कल को मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा, 50 लाख रुपए मेरे पास आ जाएंगे। इनकम टैक्स वाले मेरा पीछा कर रहे हैं और जब मैं ये पैसा लेके कहीं अपने घर जा रहा हूं वहीं मेरे को रोक लेंगे, कहेंगे गुप्ता जी ये 50 लाख रुपए की आपने जो ज्वेलरी बेची है इसके ऊपर आप टैक्स दे दो। मैं क्या बोलूंगा, भाई ऐसा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों, बात यह है कि ये मेरी पर्सनल इफेक्ट्स की चीजें हैं, ये मेरी पर्सनल इफेक्ट्स की चीजें हैं और आपकी सरकार ये कहती है, आपकी सरकार ये कहती है कि पर्सनल इफेक्ट्स की चीजें तो कैपिटल एसेट बनती ही नहीं। साहब जब कैपिटल एसेट ही नहीं बनता तो कैपिटल गेन कैसा? तो ये 50 लाख रुपए के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले परेशान, हैरान, दुखी, पहुंच गए फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के पास और कहा कि मैडम दुहाई हो, अगला आदमी हमारी बेइज्जती करके चला गया 40 लोगों के सामने। मैडम ने बोला ऐसी बात है? फिर उन्होंने गहरा चिंतन किया और सोचा कि भाई
अगर हम सारी की सारी पर्सनल इफेक्ट्स की चीजें हटा दें तो सब ज्वेलरी हो गई, कोई ऑर्नामेंट्स हो गए, सोना चांदी हो गया, लोग तो ये बोलने लग जाएंगे कि हमारी पर्सनल इफेक्ट की चीजें, लोगों के लिए तो ये उनकी पर्सनल इफेक्ट की चीजें हो जाएंगी। और जैसे ही वो अपना पर्सनल इफेक्ट की चीजें उसको बना देंगे, कैपिटल गेन कुछ लगेगा नहीं, घपले होने की संभावना बढ़ जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ठीक है, पर्सनल इफेक्ट की चीजों को हम कैपिटल एसेट नहीं मानते, लेकिन ये जो चीजें होंगी लिस्ट, उसको हम कैपिटल एसेट जरूर मान लेंगे। लिस्ट क्या है, आओ जरा, वो लिस्ट है ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर या एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। सर ये पेंटिंग ड्राइंग, भाई ड्राइंग पेंटिंग का मैं आपको बताऊं कि अलग मार्केट चलता है। आपने उनका नाम सुना है, एमएफ हुसैन साहब का? उनकी एक एक पेंटिंग 1-1 करोड़ रुपए की बिकती है साहब। इनका मार्केट अलग चलता है, पेंटिंग्स का, ड्राइंग्स का। लोग इसको पर्सनल इफेक्ट की चीज मान लेंगे। आज एमएफ हुसैन साहब से कोई पेंटिंग खरीदी 1 करोड़ की, 5 साल बाद उसको 2 करोड़ की बेच दिया। वो तो बोल देंगे यार पेंटिंग है, घर में लगा रखी है, पर्सनल इफेक्ट की चीजें, और चुपचाप से 1 करोड़ रुपए कमा लिए। उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई ये नर रास्कले, तूने हमें क्या समझा हुआ है, क्या लिखा है क्या कुछ माथे पे? बेटा इसको भी हम अपनी पर्सनल इफेक्ट की चीजों से बाहर कर देंगे। ये चीजें जो है, अगर आप इनको बेचते हो तो ये आपका कैपिटल एसेट ही माना जाएगा। जब कैपिटल एसेट माना जाएगा तो फिर उसके ऊपर क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन का टैक्स। हाँ, टी शर्ट बेच दी, मोबाइल बेच दिया, गाड़ी बेच दी, इनके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन का टैक्स इस केस में नहीं लगता। आओ साहब, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को भी, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से माय डियर बाहर रखा गया है। क्योंकि मैं बताऊं आपको एक बात साहब, इस देश में आज भी शहरों से ज्यादा गांव बसते हैं। हिंदुस्तान हमेशा से गांव वालों का देश रहा है। जितने भी लोगों ने तरक्की की है सब गांव से उठ के आए हैं साहब। गांव का इंसान अपने आप को बेच देगा, अपनी जमीन कभी नहीं बेचता वो इंसान। अगर मान लो गांव के किसान को कोई मजबूरी आन पड़ी है उसके बेचारी की, उसकी फसल का उसको सही भाव नहीं मिल रहा, इधर उसकी गाय भैंस मर गई, कल्पना करके देखो, गाय भैंस मर गई, फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा, घर में बेटी की है शादी, वो करे तो करेगा क्या? वो जाकर अपनी जमीन बेच देगा। अब वो जमीन बेचने गया, उसने अपनी जमीन बेच दी और वो बस पैसे लेके आ ही रहा है कि भाई इधर मैं नई भैंस खरीदूंगा, इधर मैं अपना घर का खर्चा चलाऊंगा, इधर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। वो जैसे ये पैसा लेके आ रहा है, उसे रास्ते में निर्मला सीतारमण मैडम मिल गई और कहती ला ला इसके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स। साहब उस इंसान की हालत समझो जिसको जरूरत है उस पैसे की, और उस पैसे में से वो टैक्स निकाल के देगा। जितनी देर का वो, जितने पैसे का वो टैक्स देगा, उतने में तो उसकी बेटी की शादी हो जाएगी। क्या ये बात सच है? क्या ये बात गलत नहीं है? गलत नहीं है ये चीज। एक बूढ़े किसान को परेशान करना, क्या ये गवर्नमेंट के हिसाब से सही चीज है? उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई ठीक है, हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमने ऐसी कुदृष्टि रखी है आपकी जमीन के ऊपर। तो हमारे किसान साहब, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को भी हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं मानते। अगर आप अपने गांव की कोई जमीन है उसको बेचते हैं, उससे आपको कोई भी लाभ होता है, कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी पैसा मिलता है, तो आपके लिए उस पैसे के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा साहब। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसको कैपिटल एसेट ही नहीं मान रहे। कैपिटल गेन का टैक्स किस पे लगता है? कैपिटल एसेट के बेचने पर। जब मैं उसको कैपिटल एसेट ही नहीं मान रहा तो फिर कैपिटल गेन किस बात का साहब? पॉइंट आया समझ में? पॉइंट समझ में आया दोस्तों? इन्होंने यहां बता रखा कि रूरल की डेफिनेशन क्या है, इसको हालांकि मैं डिस्कस नहीं करूंगा। रूरल की डेफिनेशन में इसने पॉपुलेशन के हिसाब से समझा रखा कि 10,000 तक आबादी है तो इतना माना जाएगा, 1 लाख तक है तो इतना माना जाएगा। मेरे को नहीं लगता ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, आप खुद पढ़ लेना इसको। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या नहीं आता। अभी बेस बिल्डिंग में कर रहा हूँ आपकी, ठीक है ना? तो अभी हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि कैपिटल एसेट क्या क्या होते हैं। तो कैपिटल एसेट क्या क्या होते हैं वो ये थे कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे बिजनेस से रिलेटेड ना हो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आता? उसका स्टॉक नहीं आता, पर्सनल इफेक्ट की चीजें हटा दो,
गांव की जमीन है वो भी हटा दो सब, कोई गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है वो भी हटा देना। आओ जरा बी पॉइंट, सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई। एफआईआई का नाम सुना है आपने? विदेशी संस्थापक निवेशक एफआईआई होता है, जो विदेश के लोग पैसा लगाते हैं इंडिया की शेयर मार्केट में। उनके लिए वो जो शेयर्स हैं उनके, वो जो सिक्योरिटीज हैं, उसको क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट माना जाएगा। जब वो शेयर्स बेचेंगे तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन का टैक्स लग जाएगा माय डियर। यूलिप हो गया, यूलिप को भी आप क्या मानोगे? अपना कैपिटल एसेट ही मानोगे। आओ साहब चलें आगे। ये देखो एक चार्ट, ये चार्ट देखो कि कैपिटल एसेट क्या होता है और क्या नहीं होता। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी, चाहे उसके बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे उसके बिजनेस से रिलेटेड ना हो। इसमें क्या क्या नहीं आएगा? लेकिन कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या क्या नहीं आता? क्या क्या नहीं आता? तो स्टॉक नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि स्टॉक जब आप बेचोगे तो बिजनेस में जाएगा ना यार, बिजनेस इनकम में बनेगा ना आपकी वो। दूसरा पर्सनल इफेक्ट्स की चीजें हमने डिस्कस कर लिया। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, बूढ़ा किसान, 6.5% के गोल्ड बॉन्ड हो गए और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड हो गए। ये आपकी कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट क्या होता है? ये चीजें, लेकिन ये सब चीजें नहीं आएंगी उसमें से। क्या ज्वेलरी आ जाएगा? हाँ जी सर आ जाएगा। क्या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब आ जाएगा? हाँ जी आ जाएगा। दीज एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स। जब आप इनको बेचेंगे मार्केट में तो आपके हाथों में वो कैपिटल गेन लग जाएगा माय डियर। ठीक है साहब, चलें।